के निशाने पर ईरान क्यों है? क्योंकि ईरान अपने परमाणु संयंत्र को मजबूत करने का काम कर रहा है, परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अमेरिका के निशाने पर भी ईरान है। इस वक्त दुनिया परमाणु हमले के खतरे से गुजर रही है। पहले पुतिन ने धमकी दी और वो अपने देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल करने की धमकी दे चुके हैं। हाल ही में आपने देखा कि पाकिस्तान भारत से जंग से बचने के लिए परमाणु बम की गीदड़ भभकी देता रहा। कुल मिलाकर दुनिया में परमाणु बम का खतरा बरकरार है। ये इतना भयावह है कि जानकार मानते हैं कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा है और अगर इसमें किसी देश पर परमाणु बम से हमला होता है तो 72 मिनट में 5 अरब लोगों की मौत हो सकती है। दुनिया में संहार को रोकने के लिए सभी देशों को एकजुट होकर परमाणु बम के हमले के खतरे को टालना होगा। लेकिन जिस तरह से दुनिया में वर्चस्व, नफरत का सिलसिला जारी है, यह खतरा हमेशा बरकरार नजर आ रहा है। रूस यूक्रेन तकरार, होगा परमाणु वॉर। परमाणु बम का खतरा, इजराइल का ईरान पर हमला। पाक को परमाणु का गुमान, मिटाना चाहता अपना नामो निशान। दुनिया परमाणु बम के हमलों के भय से गुजर रही है। भारत पाकिस्तान तनाव आपको याद होगा। भारत से जंग से बचने के लिए पाकिस्तान अक्सर परमाणु बम की गिदर भभकी देता था। इधर ईरान से इजराइल का संघर्ष परमाणु बम के कारण ही हो रहा है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर बात कर मिडिल ईस्ट के हालात की जानकारी दी है। बता दें कि इजराइल ने शुक्रवार सुबह 200 फाइटर जेट से ईरान के 6 ठिकानों पर हमला किया था। इसमें 4 परमाणु ठिकाने और 2 मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया गया। रॉयटर्स के मुताबिक इसमें कम से कम ईरान के 20 टॉप कमांडर मारे गए, जिसमें आर्मी और एयरफोर्स चीफ भी शामिल हैं। इसके बाद ईरान ने दोपहर में इजराइल पर जवाबी हमला किया और 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने सभी ड्रोन मार गिराए। इजराइल ने ईरान के 6 सैन्य ठिकानों पर हमला किया: तेहरान, तबरीज, करमानशाह, अराक, नतांज, इस्फहान। इधर रूस यूक्रेन जंग में भी परमाणु हमले का खतरा दिख रहा है। पुतिन ने बार बार कहा है कि अगर नाटो हस्तक्षेप करेगा तो वह देश की रक्षा के लिए परमाणु हमला कर सकते हैं। जानकार मानते हैं कि अगर परमाणु युद्ध होता है तो सिर्फ 72 मिनट में 5 अरब लोगों की मौत हो सकती है। यूँ समझिए कि पहली परमाणु मिसाइल के हमले के बाद मानवता के पास सिर्फ 90 मिनट का वक्त होगा। पश्चिमी देशों को डर है कि यूक्रेन के बाद रूस कभी भी हमला कर सकता है, जिससे परमाणु युद्ध के भड़कने का खतरा पैदा हो जाएगा। इससे पहले यूक्रेन पर भी रूस के परमाणु हमले का अंदेशा जताया गया था। परमाणु युद्ध के बारे में भयानक सच्चाई का एक हिस्सा यह भी है कि अगर परमाणु हमलों का आदान प्रदान किया जाता है तो निशाना बनने वाले हर देश को पता होगा कि उनके पास कितना वक्त होगा। ऐसे में दुनिया को तनाव को किनारे कर परमाणु बम के हमले के हर संभावित खतरे को टालना ही होगा, नहीं तो दुनिया में कभी भी हाहाकार मच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ईरान और इजराइल के बीच में ये जंग के हालात अब महाजंग की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ईरान की बात कर लेते हैं। आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे जिससे आपको मालूम हो पाएगा कि इजराइल ने ईरान पर कैसे एक के बाद एक बड़े हमले किए। कुल मिलाकर ये 6 तस्वीरें हैं जो महायुद्ध की तरफ इशारा कर रही हैं। ईरान पर इजराइल का ये बड़ा हमला, जिसमें सैन्य ठिकाने, परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए गए। एक के बाद एक बमबारी हुई जिससे तेहरान थर्रा उठा। खामेनेई के टॉप अधिकारियों की मौत हो गई है। जवाबी हमले की तैयारी में ईरान है और कह रहा है इस बार 500 से ज्यादा ड्रोन दागेंगे। इजराइल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और इजराइल भी अब जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए तैयार है। ईरान ने कुछ ट्रेलर तो अभी दिखा दिए हैं। 100 ड्रोन से हमला किया गया। आगे और ज्यादा भीषण हमले की चेतावनी खामेनेई की तरफ से दी गई है और उधर इजराइल ये कह रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तैनात और तैयार है। ईरान के हर जवाब का माकूल जवाब हम भी देंगे और हम इन हमलों को रोकने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। ये 6 अलग अलग तस्वीरें जो हलचल जो बढ़ रही है उसे बताने दिखाने के लिए काफ़ी हैं। ऐसे में क्या वाकई अब ईरान और इजराइल के बीच में ये जंग भीषण होती चली जाएगी क्या? और अगर होती है तो क्या ये युद्ध और ज़्यादा एक्सपैंड होगा और क्या ये 3rd वर्ल्ड वॉर की आहट है? इस सब के बीच ही मेरे साथ बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना जी हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे जी हैं मेरे साथ में, पूर्व अधिकारी आईएएफ की तरफ से। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं अस्थाना सर,
ईरान में भारी तबाही की तस्वीरें हैं। हालांकि ईरान ने पलटवार की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम कर दी इजरायल ने, और ये बता दिया कि उनका सिस्टम कितना ज्यादा मजबूत है। अमेरिका भी इस बीच ईरान को धमकाता रहा, बताता रहा। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी चेतावनी सामने आ रही है कि समझौता कर लो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सब किस तरफ जा रहा है? क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट है? और इन सब के बीच ही जो अलग अलग देशों में तनाव है, परमाणु हमला, परमाणु बम, ये हम बार बार सुन रहे हैं। देखिए, जो ईरान और इजराइल का जो ये एक्सचेंज हो रहा है, उससे थर्ड वर्ल्ड वॉर की तो मुझे नहीं लगता कि गुंजाइश है, और या कोई इसका कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन है थर्ड वर्ल्ड वॉर से। लेकिन जो आपने बड़ी बात बताई कि अलग अलग जगह न्यूक्लियर बम का खतरा है मौजूद, वो एक बड़ा खतरा है। क्योंकि इस समय जब आप रूस की बात बता रहे थे कमेंट्री में, तो जिस हिसाब से यूक्रेन ने हमला किया और ये जो एक डीप उसकी स्ट्राइक करी थी, उससे ये नज़र आ रहा था कि यूरोप भी किसी ना किसी हालत में थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेने के चक्कर में है। और वो बात दूसरी है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं, उन्होंने थोड़ा अपने ऊपर संयम रखा। अब आते हैं बात ईरान और इजराइल के ऊपर। देखिए, ईरान के पास में इजराइल को बर्बाद करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, स्टैंड ऑफ अटैक ही करना पड़ेगा। उनकी फ़ौजें तो इजराइल नहीं जा सकती, क्योंकि बीच में कई देश पड़ते हैं जो वो ये अलाउ नहीं करते। तो जो जाहिर है कि ये ड्रोन और मिसाइल अटैक ही होगा। और इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन इतना स्ट्रांग भी नहीं है कि अगर ईरान सारे के सारे या तकरीबन 400-500 ड्रोन और मिसाइल मारे, तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर पहुंच सकते हैं वहाँ पे, और वो उनके न्यूक्लियर ठिकानों के ऊपर भी वार कर सकते हैं। ऐसी कैपेबिलिटी अभी भी ईरान में है। लेकिन अब आप देखिए, इसमें अमेरिका का क्या एंगल है। अमेरिका ने बार बार वो ईरान को डरा रहा है दो चीज़ों से, कि एक तो आप हमारे बेस पे हमला मत कीजिए, इसको हमने ग्रीन लाइट नहीं किया है, ये अभी ईरान की तरफ से आपको मैसेज है। और अगर आप जो वार्ता है उसमें हमारी शर्तें नहीं मानते हैं, जो कि इनडायरेक्टली उनकी शर्तें इस किस्म की हैं कि आप न्यूक्लियर वेपन का सपना ही छोड़ दीजिए और न्यूक्लियर एनरिचमेंट का भी सपना छोड़ दीजिए, तो ये ईरान मानने को तैयार नहीं। तो उनका ये कहना है कि अगर आप वो नहीं मानते हैं तो इससे और ज़्यादा हमले भी हो सकते हैं। अब जहाँ तक नेतन्याहू का सवाल हो, नेतन्याहू देखते हैं कि ये एक विंडो है उनके पास में। इस बार अगर वो ईरान के न्यूक्लियर हथियार बर्बाद कर पाए तब तो बर्बाद कर लेंगे, अदरवाइज वो छुप छुपा के न्यूक्लियर बम बना देगा, उसके बाद में उनके लिए मुसीबत पैदा हो जाएगी, ऐसा नेतन्याहू का मानना है। अब आती है बात कि क्या वो न्यूक्लियर वेपन सारे के सारे बर्बाद कर पाए। आपने बताया 78 मर चुके हैं, 329 इंजर्ड हुए हैं, 6 उनके कमांडर मारे गए हैं, 6 टॉप साइंटिस्ट मारे गए हैं, और न्यूक्लियर जो ठिकाने हैं उनके ऊपर उन्होंने वार किया। अब कितना डैमेज हुआ ये कहना मुश्किल है, लेकिन इजराइल के पास अकेले इतनी काबिलियत नहीं है कि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ठिकानों को पूरी तरीके से बर्बाद कर सके। ये काबिलियत जो है वो सिर्फ अमेरिका के बॉम्बर्स और उनके पास उन किस्म के एमुनिशन है उसके अंदर है। वो अभी दोनों चीजें इजराइल के पास नहीं है। तो जाहिर है कि जो हमला हुआ है वो सरफेस के ऊपर हुआ है, और अभी नेतन्याहू की मेरे विचार से प्लानिंग ये है कि किसी तरीके से ईरान हमारे ऊपर हमला करे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने या किसी भी अमेरिकी देश के लिए जरूरी है, जो भी प्रेसिडेंट होगा, कि अपने आप को मैं बचाऊंगा और इजराइल को बचाऊंगा, ये एक बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट है। तो उस चक्कर में अमेरिका को लड़ाई में घुसना ही पड़ेगा, और एक बार अमेरिका अगर लड़ाई में घुसता है तो वो जो हथियार हैं जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ठिकानों को बर्बाद कर सकते हैं वो हरकत में आ सकते हैं। तो ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये डिपेंड करेगा कि ईरान कितना रिएक्ट करता है और किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर उसने अमेरिकी बेस पे हमला किया फिर भड़क जाएगी बात। अगर उसने अपनी सारी बैलिस्टिक मिसाइल मार दी, उनके पास कई मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है और वो IRBM की श्रेणी में आते हैं, अगर वो मार देता है तो जाहिर है कि ईरान को नुकसान, इजराइल को भी नुकसान होगा, क्योंकि इजराइल का आयरन डोम सारी की सारी जितने भी प्रोजेक्टाइल है सबको नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए ये थोड़ी खतरनाक स्थिति है, और ये डिपेंड करेगा
और खतरनाक कि स्थिति दोनों ही देशों के लिहाज से। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान को समझौता करना पड़ेगा, वो बातचीत को समझे वरना उसके परिणाम भुगतने होंगे। डीके पांडे सर, ऐसी जो चेतावनी है वो तो ईरान को इससे पहले भी इजराइल से मिली थी, अमेरिका से मिली थी, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया था, पहले मध्यस्थता की बात भी सामने आ रही थी। बावजूद इसके अगर ईरान अपनी बातों पर अड़ा हुआ है, खामेनेई अभी भी अगर बदला लेने के मूड में है, तो क्या ये जंग महाजंग में तब्दील होगी? और जिन परमाणु साइट्स का जिक्र हो रहा है, जिन परमाणु हथियारों का जिक्र हो रहा है, हम ऐसे व्यापक तौर पर देखें जिन जिन देशों में युद्ध की स्थिति है, क्या ये भविष्य को देखते हुए बड़ी खतरनाक सिचुएशन है? डीके पांडे सर, अनम्यूट कीजिए खुद को। थैंक यू। जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस परिचर्चा में बुलाने के लिए। जहां तक बात है कि विश्व जो है जिस वर्ल्ड ऑर्डर जिस प्रकार से बहुत तेजी से बदल रहा है और लगभग सभी रीजन में कुछ न कुछ जो है अवरोध है, लोगों के बीच में टसल चल रहा है, कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं, रशिया यूक्रेन वॉर है और चाइना और ताइवान के बीच में है और इंडो पैसिफिक में भी टेंशन चल रहा है। उधर हम देख रहे हैं कि लॉस एंजल्स में भी जो है काफ़ी प्रॉब्लम हो रही, तो पूरा विश्व जो है इसमें काफ़ी डिस्टर्ब कंडीशन में है और ज़रूरत है कि सभी देशों को शांति की तरफ कदम बढ़ाएं। लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। जैसा कि इजराइल और ईरान के बीच में नेतन्याहू साफ कहते हैं कि ईरान के पास अब इनरिचमेंट की इतनी फैसिलिटी हो गई है कि वो 9 एटॉमिक बम बना सकते हैं। तो बोले कि ये बम किसके खिलाफ बनाएंगे वो, क्योंकि बाकी देश जो है इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो उनके साथ उनके जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे हैं। और अभी जो अटैक किया है इजराइल ने, उसकी सभी इस्लामिक देशों ने भर्त्सना की है, अन्य देशों ने भी की है। मैं क्योंकि जो मुख्य मुद्दा है मैं उसके तरफ लाना चाहता हूँ। तो ये जो बॉम्ब हैं बनाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटी क्रिएट हो रही है, उसके मुख्य उद्देश्य उसका है कि इजराइल को किस प्रकार से समाप्त किया जाए। तो नेतन्याहू कहते हैं कि ये मेरे लिए अस्तित्व की लड़ाई है। अब ऐसे मौके पर अमेरिका का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है, देखिए इजराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है, चाहे कोई सरकार रही हो, चाहे डेमोक्रेट्स रहे हो, रिपब्लिकन रहे हो, लेकिन इजराइल को हमेशा अमेरिका ने साथ दिया। दूसरी बात कि ईरान जो है वो उसके पास खुद की फौज जो है वो केवल नाम मात्र की है, वो अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के थ्रू जो है अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता रहा। लेकिन अब जहां उसको लगा कि जो है खुमैनी स्पेशली वो चाहते हैं कि जो इजराइल ने के ऊपर अटैक किए, इसके पहले 2 अटैक बहुत घातक अटैक थे और इतना डिस्टेंस है 1500 से और 2000 किलोमीटर के बीच में जो दूरी है, और एयर स्ट्राइक किया। ऐसा नहीं कि ड्रोन हमले हों, ड्रोन हमले भी हिस्सा थे, लेकिन एयर स्ट्राइक करना मतलब बताता है कि ये किस प्रकार का उनका प्लानिंग थी और एग्जीक्यूशन था। जहां तक बात है कि अभी अचानक क्यों इजराइल ने कदम उठाया, इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। क्योंकि 20 सालों से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लोग जो है ईरान में काम कर रहे थे और वो कह रहे थे कि अभी तक जो प्रोसेस है वो मिलिट्री एनरिचमेंट की तरफ नहीं बढ़ा है। लेकिन अब जो है वहाँ के जो ईरान के लोग हैं उन्होंने IAEA के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके साथ काम करने से मना कर दिया। यानी कि वो कुछ गुप्त रूप से कुछ चीजें तैयार कर रहे थे और निश्चित रूप से पूरे विश्व को पता है कि गुप्त रूप से जो चीजें हैं वो अपनी सैन्य आणविक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। दूसरी बात जो हुई, इन्होंने कहा कि साथ में अनाउंस भी किया कि हमारे पास 2 एनरिचमेंट जो साइट्स हैं, हम तीसरी एक और डेवलप करेंगे। और तीसरा अनाउंसमेंट था कि हम पास जो सेंट्रीफ्यूज फैसिलिटीज हैं जिसके द्वारा जो है ये सैन्य प्रोसेसिंग होती है, परिष्करण के बाद वो यूरेनियम इस काबिल हो जाता है कि उसको सैन्य मामलों के लिए प्रयोग कर सकें, वो जो है और एडवांस कैटेगरी लाएंगे। तो ये सब जो है इरादे उन्होंने इसकी घोषणा की। साफ जाहिर था कि ईरान के इरादे नेक नहीं है और इजराइल ने कहा कि अब स्थिति देखिए, जो अटैक किया गया है और जिस मेजर जनरल हुसैन सलामी जो कि उनके चीफ थे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के, उनको जिस प्रकार से प्रिसाइज अटैक किया जाकर तस्वीरें देखें आप उनकी, तो बिल्कुल देखिए 1,500-2,000 किलोमीटर से आप इतना प्रिसाइज अटैक कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। उनकी क्षमता, उनकी जो प्लानिंग है, उनका ह्यूमन इंट है, क्योंकि सेकेंड फ्लोर है, सबसे टॉप का सेकेंड फ्लोर है, वो वहां पर उन्होंने जो 2 विंडो हैं उसके अंदर उन्होंने अटैक करके और मेजर जनरल हुसैन सलामी को मारा है। तो ये इजराइल की जो है प्लानिंग, हमेशा हम पूरा विश्व जानता है कि इजराइल अगर सोच लेता है तो वो अपने लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त करता है। अब बात हो रही है कि अब अगर इतना तनाव बढ़ रहा है तो क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 या न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए अभी वर्ल्ड वॉर 3 के तो इम्कानात जो है चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं, क्योंकि इसमें सबको पता है कि केवल इजराइल और ईरान शामिल हैं। और इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि अमेरिका ने साफ कहा है कि ये हम इस युद्ध में हम शामिल नहीं हैं, हमें इसके बारे में पता भी नहीं था।
और हमारे जो अमेरिकी मूल के लोग हैं जो ईरान के आसपास उनके बेसिस हैं, एयर बेसिस भी हैं और मिलिट्री बेसिस, अन्य बेसिस भी हैं, उन पर जो अमेरिकी लोग हैं उनको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ये बड़ा क्लियर कहा। और साथ में अगर ध्यान हो 3 दिन पहले उन्होंने एडवाइस जारी की थी कि जो अमेरिकी मूल के लोग हैं वो वहां से निकल जाएं और सुरक्षित स्थानों पर रहें। तो ये साफ बताता है कि, और अमेरिका कह रहा है मुझे पता नहीं था, तो कैसे हो सकता है? तो आपने एडवाइजरी किस बेसिस पर जारी की थी? तो जो अगर डॉट्स आप मिलाते हैं तो निश्चित रूप से जो इक्वेशन थोड़ी सी जो है वो अनडिस्टर्ब लगती है। लेकिन कोई चौथा देश अभी शामिल नहीं है। अब अगला कदम उठता है तो शायद चाइना और रशिया का, क्योंकि ईरान को जो भी मदद मिल रही है वो रशिया चाइना से मिल रही है, क्योंकि ईरान के पास इतनी क्षमता नहीं है कि खुद के जो सेंट्रीफ्यूज तैयार करे और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को क्रिएट करे, और वो भी अंडरग्राउंड, ताकि वो जो हमले हैं वो उनका छोटे मोटे हमलों का सामना हम बखूबी कर सकें। देखिए सामने जो बिल्डिंग दिखा रहे हैं इसी की बात मैं कर रहा था कि देखिए कहाँ अटैक किया है। इतना प्रिसाइज अटैक जो है वो करना निश्चित रूप से एक ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत ही शक की बात है। मिलिट्री वॉरफेयर में चीजें कितनी एडवांस हो गई हैं उसका एक नमूना है। तो न्यूक्लियर वॉर की बात है कि मुझे नहीं लगता कि विश्व युद्ध 2 के बाद किसी ने भी न्यूक्लियर का, बमों का या न्यूक्लियर हथियारों का उपयोग नहीं किया। लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है कि सबने उनको एक कूटनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया। तो अब जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो सैन्य हथियार नहीं रहे, वो केवल मात्र कूटनीतिक हथियार हैं। ये कहने के लिए कि हम न्यूक्लियर आपके ऊपर अटैक कर देंगे। आपने बड़ी बात कही, आपने कहा कूटनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जो कि भारत पाकिस्तान के टेंशन के बीच में पाकिस्तान ने कूटनीति अपनाने की कोशिश की, जो कि रूस यूक्रेन के युद्ध में पुतिन की तरफ से ये धमकी दी गई है कि परमाणु हमला हो जाएगा। और अब ईरान और इजरायल के बीच में जो टकराव बढ़ा है इसकी जड़ भी परमाणु हथियार ही नजर आ रहे हैं, परमाणु साइट्स नजर आ रही हैं। लेकिन शशि अस्थाना सर, जो सिचुएशन अभी बनी है, इजरायल ने अभी ये खतरनाक और इतना बड़ा हमला क्यों किया? इससे पहले भी टसल बढ़ रही थी, इससे पहले भी ईरान इजरायल दोनों ने आपस में अटैक, काउंटर अटैक किए हैं। वो चेतावनी के तौर पर था, वो डराने धमकाने के तौर पर था, वो साइकोलॉजिकली प्रेशर डालने के तौर पर था। लेकिन इस बार वाला हमला बड़ा है और उतने ही बड़े हमले की तैयारी अब ईरान भी कर रहा है। देखिए इसमें 2-3 चीजें, थोड़ा सा पहले जाएं अगर, इनफैक्ट कल रात को ही मैंने ट्वीट किया था, जब आईएईए ने 20 साल तक ये नहीं बोला कि इन्होंने मुझे परमिट नहीं किया है, और पहले भी ये बातचीत हो चुकी है आईएईए और ईरान के बीच में, और कल उन्होंने अचानक से ये बोला, तो ये नजर आ रहा था कि इसका मतलब एक कोई बैकग्राउंड बन रहा है। इस हमले की बात अमेरिका को मालूम नहीं थी, ऐसा मैं नहीं मानता। अमेरिका को पक्का मालूम था कि ये हमला होगा। इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो गुड कॉप की भूमिका, जो होते हैं ना अच्छे पुलिस वाले की भूमिका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि एक तरीके से ईरान को धमकी दी जाए कि देखिए ये हो गया, अब इससे और ज़्यादा बड़ा भयानक नुकसान होगा, अभी आप हमारी बात मानो और इसको जो हम डील आपको दे रहे हैं उसको आप मान जाइए। पहली बात। दूसरी चीज, नेतन्याहू को ये लग रहा था, देखिए 5 राउंड हैं टॉक्स के जो फेल हो गए, 5वीं राउंड, संडे को 6ठा राउंड होना था, और जो पोजीशंस हैं दोनों की, ईरान की और अमेरिका की और इजराइल की, ये सब की हार्ड पोजीशंस हैं, जिसमें ऐसा नहीं नजर आ रहा था कि 6ठे राउंड में भी कुछ खास फायदा होने वाला है। तो नेतन्याहू को ये लग रहा था कि इस बातचीत में मुझे मौका नहीं मिलेगा, और ये लगता है कि फिर कहीं अगर इन्होंने 60% एनरिचमेंट इनकी कैपेबिलिटी हो गई है तो बम कभी भी बनाने की ताकत में आ सकते हैं ये, और एक बार अगर इनका बम बन गया फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो तब उसको लगा कि शायद यही एक मौका है, और ये भी हो सकता है कि दोनों ने ये फैसला किया हो, अमेरिका ने और इजराइल ने मिलके, कि पहले इजराइल की तरफ से एक हमला किया जाए, जो कि अभी हुआ, उसके बाद देखा जाए कि ईरान कैसे रिएक्ट करता है, धमकी भी दी जाए, और उसको नेगोशिएशन टेबल पे ये एक तरीके से हथियार डालने पर मजबूर कर दिया जाए। अब उसमें रिस्क भी है, और रिस्क ये है कि अगर ईरान पूरे जोर शोर से हमला करता है इजराइल के ऊपर तो बात भड़क सकती है। अब इसमें 2-3 चीजें नजर आती हैं, क्यों मैं बोल रहा हूं कि ये और ज्यादा विश्व युद्ध की तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि देखिए अमेरिका और रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बात करी है। चीन का कहना है कि भाई दो शांति बरतनी चाहिए, दोनों साइड को कंट्रोल करना चाहिए। तो अगर ये दोनों जो सबसे बड़े सपोर्टर माने जाते हैं इजराइल के, उन दोनों का अगर रवैया इस तरीके से है, तो जाहिर है कि ईरान को जो भी कदम उठाना है वो अपने दम पर उठाना।
और अगर उन्हें अपने दम पर उठाना है तो उनकी कैपेबिलिटी जो है स्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि अगर आदमी उनके ज्यादा हैं, हालांकि सेना उनकी बड़ी है इसराइल से, लेकिन वो सेना काम नहीं आएगी, ग्राउंड वॉर हो नहीं पाएगी। एरियल वॉर में इसराइल का पलड़ा भारी है। और बाकी चीजों में जो है एक ढाल बन के अमेरिका उनके सामने खड़ा है। तो इसलिए ईरान की ऑप्शंस काफी कम हो जाती हैं। और जाहिर है कि मेरा अपना मानना यह है कि ईरान एक हमला करेगा और अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को और बाकी सबको बताने के लिए करेगा कि हाँ भी मैंने भी मार दिया और मैंने बहुत नुकसान कर दिया। अब नुकसान यानी चाहे वो हो या सिर्फ दिखावे वाला हमला होगा, इसराइल का हाँ, ऐसा वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। पहले भी कर चुके हैं। लेकिन इन सबके बीच ही जो बेंजामिन नेतन्याहू का नेचर है वो हमने देखा, हमास के खात्मे के लिए जो कसम खाई उसमें गाजा की बर्बादी पूरी दुनिया ने देखी है। डीके पांडे सर, अब बेंजामिन नेतन्याहू अगर ये कसम खा लें कि ईरान को भी सबक सिखाना है, तो क्या एक और मोर्चे पर इजराइल जंग लड़ता हुआ नजर आएगा जो महाजंग में तब्दील हो रही है? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि उन्होंने कसम खाई है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको जो है डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज गुप्त रूप से ईरान जो सक्षम है लोगों से हेल्प लेने के लिए, ऐसे जो देश काबिल हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं, कोरिया हो या चाइना हो या रशिया, तीनों देश हमेशा तत्पर रहे, और टर्की भी उनको हेल्प कर सकता है, क्योंकि सारा खेल जो है पैसे का है। आप डॉलर दीजिए, उसके बाद कुछ भी ले सकते हैं। जमाना जो है वो अब नैतिकता का समाप्त सा हो गया है। तो ऐसे हालात में वो जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है, और जितना तेजी से अगर होगा और गुप्त रूप से होगा शायद उनको पता नहीं चला। तो बेहतर है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी जब क्रिएट हो उसी से उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और उन्होंने बहुत क्लियर कहा है कि वो किसी प्रकार के न्यूक्लियर मिलिट्री यूज के लिए ईरान को वो उस कंडीशन में नहीं आने देंगे। तो एक तरफ से वो कसम खाई हुई है, तो मुझे नहीं लगता है कि ईरान जो है वो बॉम्ब बना पाएगा। वो बनाएगा तो और अब ऐसा लग रहा है ये कसम ईरान पर भारी पड़ने वाली है। इस हमले में भी बड़ा नुकसान, और उसके तो तमाम वीडियोस अब आईडीएफ जारी कर रहा है। ये सबूत के तौर पर दिखा रहा है कि जो हमने कहा वो किया है, और ये लीजिए सबूत। यानी आगे भी बेंजामिन नेतन्याहू अगर ईरान को धमका रहे हैं या चेतावनी दे रहे हैं तो वो असल में